हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फ्री अनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्री अनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कुछ कमियां थी, कुछ उसकी लिमिटेशंस थी, जिनके बारे में हम लोग जो है वो बात कर चुके थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने आइसोबार्स के बारे में भी बात किया था कि आइसोबार्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और हम लोगों ने उसका ग्राफ भी प्लॉट किया था आइसोबार्स का। बस फर्क इतना था कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स जो था वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर ग्राफ था, और जो आइसोबार्स थे वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ था। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा गया था, तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों के ग्राफ प्लॉट किए गए थे, और दोनों के ग्राफ प्लॉट किए जा सकते थे, जिससे फ्री एनलिट्स में जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई थी उनमें से कुछ चीजें तो दूर हो गई। लेकिन जो एक्चुअल में एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आया वो लैंगम्यूर ने दिया था 1916 में, लैंगम्यूर ने दिया, और इसके साथ साथ एडजॉर्प्शंस की वो सारी शॉर्ट कमिंग्स जो फ्री एनलिच एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसको लैंगम्यूर ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने अपनी जो थियरी दी, जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसको कई सारे पॉइंट्स में दिया, कई सारे पॉस्टुलेट्स बनाए। तो क्या क्या चीजें लैंगम्यूर ने बताई थी वो सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। हालांकि जो रिलेशंस था फ्री एनलिच का और लैंगम्यूर का, ये दोनों रिलेशंस लगभग लगभग एक जैसा था, बस केवल कुछ चीजें जिनको लैंगम्यूर ने एक्सप्लेन किया फ्री एनलिच जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, और लैंगम्यूर ने कैसे जो है वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर में एक रिलेशनशिप बताया। सबसे पहली चीज हम लोग ये जाने कि लैंगम्यूर ने अपना एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के कौन कौन से बिंदुओं को बताया, कौन कौन सी चीजों पे इन्होंने बात किया था। तो लैंगम्यूर ने क्या किया, लैंगम्यूर ने एक सिंपल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया। लैंगम्यूर डिवाइस्ड a simple adsorption isotherm लैंगम्यूर ने एक सिंपल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया, और क्या चीज उन्होंने बताया, he postulated the following theory। क्या क्या चीजें इन्होंने बताई। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताई कि गैसेस फ्रॉम यूनिमोलिकुलर लेयर, तो गैसेस फ्रॉम ना लिख करके बल्कि यहां पे फॉर्म लिख दें, गैसेस फ्रॉम यूनिमोलिकुलर लेयर एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ adsorbent। सबसे पहला पॉस्टुलेट यही था कि गैसेस जो होती हैं वो एक यूनिमोलिकुलर लेयर बनाती हैं एडसॉर्बेंट के सरफेस पर जब एडसॉर्ब होती हैं, यानी गैसेस जो हैं वो एडसॉर्बेंट पे एडसॉर्ब हो करके एक यूनिमोलिकुलर लेयर बनाती हैं। दूसरी चीज, गैसेस अंडरगोइंग एडसॉर्प्शन, gases undergoing adsorption behave ideally, गैसेस जो एडसॉर्प्शन करती हैं वो सारी की सारी गैसेस जो होती हैं
वो आइडियली बिहेव करती है, यानी एक आइडल गैस की तरह से बिहेव करती है। तो जो गैस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्ब होगी, यानी जो एड्सॉर्बेट है, वो गैस जो होगी वो आइडियल गैस की तरह से बिहेव करती है। तीसरी चीज, एडजेसेंट adsorbed molecule adjacent adsorbed molecule do not direct या do not interact adjacent adsorbed molecule do not interact। जो एडजेसेंट एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल होते हैं उनका आपस में कोई भी इंटरेक्शंस नहीं होता है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या चीज की एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल adsorption of a gas molecule at a particular site is independent whether the neighboring sites are adsorbed or not। क्या मतलब हुआ कि जो गैसेस मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन होता है वो अपने पड़ोसी के जो एब्जॉर्ब हो रहे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे कोई भी इंटरेक्शंस क्रिएट नहीं करता है, यानी उनसे वो क्या होता है, एकदम इंडिपेंडेंट होता है। वो बगल वाला एब्जॉर्ब हो या ना हो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एब्जॉर्प्शन जो गैस मॉलिक्यूल्स का होता है किसी भी पर्टिकुलर साइट पर वो इंडिपेंडेंट होता है, बगल के साइट्स पे एब्जॉर्प्शन हो या ना हो इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। और अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके आधार पे हम लोगों को आज लैंगम्यूर के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स को एक्सप्लेन करना है वो ये क्या चीज है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, डायनामिक equilibrium exists on the surface of adsorbent। मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका कि एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर जो गैसों का एड्सॉर्प्शन होता है वहां पे एड्सॉर्प्शन का रेट और डिसॉर्प्शन का रेट जो होता है वो दोनों एक समय ऐसा आता है कि इक्वल हो जाता है, यानी क्या होता है कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टू अपोजिट प्रोसेसेस take place simultaneously। Two opposite processes takes place simultaneously। दो अपोजिट प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, कहां पे, एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, एट सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर। मतलब क्या हुआ, क्या चीज हुई इसमें, पहली चीज क्या होगी कि एब्जॉर्प्शन और कंडेंसेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये पहला प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन और कंडेंसेशन, एब्जॉर्प्शन और कंडेंसेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल on the surface of
on the surface of adsorbent। और दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि डिसॉर्प्शन और इवेपोरेशन, डिसॉर्प्शन और इवेपोरेशन, डिसॉर्प्शन होगा या फिर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा ऑफ गैस मॉलिक्यूल on the surface of adsorbent। तो दो प्रोसेसेस होते हैं और दोनों प्रोसेसेस होने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो क्या चीज हम लोगों ने देखा, सबसे पहली चीज जो लैंगम्यूर के पोस्टुलेट्स में था, सबसे पहला पोस्टुलेट कि गैसेस अंडरगोइंग एडसॉर्प्शन बिहेव आइडियली। जो गैसेस एब्जॉर्प्शन करती हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और गैसेस जो है वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर एक यूनिमोलिकुलर लेयर बनाती हैं, एक यूनिक मॉलिक्यूलर जो है वो परत बना लेती हैं। अभी जो एडजेसेंट एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल होते हैं दे डू नॉट इंटरैक्ट, जो उनके साथ एड्सॉर्ब होने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शंस नहीं रखते हैं, यानी जो गैस मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर साइट पर वो इंडिपेंडेंट होता है, चाहे नाइबरिंग साइट्स पर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। इस बात से किसी पर्टिकुलर गैसेस मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली चीज ये थी कि जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है उस समय एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट हो सकता है एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर। इसका मतलब ये हुआ कि दो अपोजिट प्रोसेसेस जो होते हैं वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर एक साथ होते हैं। पहला प्रोसेस जो होता है उसमें कंडेंसेशन होता है जिसमें गैस मॉलिक्यूल जो होती है वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है। दूसरा प्रोसेस जो होगा वो डिसॉर्प्शन होता है या जिसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस से क्या हो रहे होते हैं, आउट हो रहे होते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेसेस का रेट जो है वो एक समान हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम लोग और आगे देखते हैं कि लैंगम्यूर ने और क्या चीज बताया। लैंगम्यूर ने बताया कि जब एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम हो जाता है तो ऐसे में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो ये चीज जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी यहाँ पे अप्लाई होगा कि जो कंडीशंस लग रहे हैं, देखो इसी से लैंगम्यूर ने जो है वो आगे बढ़ाया कि जो इसके अंदर कंडीशंस लग रहे हैं एब्जॉर्प्शन में, चाहे वो टेम्परेचर का हो या फिर किसका हो, प्रेशर का हो, तो टेम्परेचर और प्रेशर जो लगेंगे वो इक्विलिब्रियम को कैसे प्रभावित करते हैं, इसी चीज को लैंगम्यूर ने बताया था। तो क्या चीज अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट होगा कि एट द स्टेज ऑफ adsorption equilibrium, adsorption equilibrium क्या होगा, the rate of adsorption that is equal to the rate of desorption। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब इस चीज को लेकर के हम जो देखेंगे कि लैंगम्यूर ने एक रिलेशन बनाया, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया। तो कैसे दिया, मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द फ्रैक्शन, theta be the fraction of surface area, let theta be the fraction of surface area of adsorbent covered by the gas molecule, covered by the गैस मॉलिक्यूल। मान लो कि एब्जॉर्बेंट का जो सरफेस है जिस पे गैस जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है वो थीटा है,
थीटा वह एरिया है, वह सरफेस एरिया है जिसपे गैस क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब क्या होगा, क्या होगा, देखो अगर मान लो कि कोई भी सरफेस है और इस सरफेस का टोटल सरफेस हम कितना मान लें, 1 मान लें, तो अभी इसने क्या किया, थीटा रीजन पे गैस एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो जो बाकी रीजन बचा वो कितना बचेगा, 1 माइनस थीटा। कितना बच जाएगा, 1 माइनस थीटा। तो देन 1 माइनस थीटा will be the surface area available for adsorption। अभी 1 माइनस थीटा जो है वो सरफेस एरिया है जो एड्सॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो रेट है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड ऑन द rate of adsorption depends on the fraction of surface area, fraction of surface area of base and pressure of gas on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent। अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये हो जाएगा K1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू कितना P हो गया। दिस इज द रिलेशन नंबर 1 गिवन बाय द लैंग्वेज कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा किस पे, बचे हुए सरफेस पर, तो वो हो जाएगा किसके बराबर, K1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू कितना P, जहां पे K1 क्या है, ये एक कांस्टेंट है। अब रेट ऑफ डिसऑर्प्शन देखें, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन क्या होता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन, तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किससे निकालेंगे, जिस सरफेस एरिया पर गैस एब्जॉर्ब हो चुकी है वहीं से क्या होगा, वहीं से डिसऑर्प्शन होगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं K2 थीटा, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। तो दो चीजें हम लोगों को मिल गई। अब अगर इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो, अगर इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अगर अटेन होता है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। तो एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हम लोगों ने कितना निकाला, K1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू P, दैट इज इक्वल टू K2 थीटा। अब हमको यहां से क्या करना है, हमको यहां से थीटा को कैलकुलेट कर लेना है। थीटा कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, क्या इसको हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व कर सकते हैं। देखो K1P माइनस K1P थीटा दैट इज इक्वल टू कितना, K2 थीटा। क्या इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो K1P दैट इज इक्वल टू K2 थीटा माइनस K1 प्लस हो जाएगा, ये प्लस K1P थीटा। अभी थीटा यहाँ पे कॉमन है तो थीटा को हम निकाल सकते हैं। थीटा को निकाल लें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को कि K1P दैट इज इक्वल टू K2 प्लस K1P इंटू कितना थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, K1P अपॉन K2 प्लस K1P इंटू कितना, सॉरी K2 प्लस K1P, ये हम लोगों को मिल गया। अब दोनों साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, K2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई K2। अगर दोनों को हम लोग K2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, तो देखो ये हो जाएगा बोथ साइड्स माने तो खाली एक साइड जो राइट साइड है इस साइड वाले को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल गया, K1 अपॉन K2 P का होल अपॉन K2 अपॉन K2 प्लस K1 अपॉन K2 इंटू कितना हो गया, P हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना, ये हो गया K1 अपॉन K2 P अपॉन 1 प्लस K1 अपॉन K2 P। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, इफ K1 अपॉन K2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर K1 अपॉन K2 को क्या मान लेते हैं कि ये K1 अपॉन K2 जो है वो कांस्टेंट है और इसको हम लिख देते हैं कैपिटल K, तो कैपिटल K से तो इसका मतलब हमको क्या मिल गया, अब यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया, K के बराबर, तो Kp अपॉन ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर प्लस कितना Kp, Kp अपॉन 1 प्लस Kp, ये रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा। अब लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग कि डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, जो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके थीटा के। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑक्युपाइड फॉर द एड्सॉर्प्शन, ये लैंगम्यूर का कहना था। तो अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, according to Langmuir, the degree of adsorption is directly proportional to the theta, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के, यानी x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू कितना है, अगर हम लोग x बाई m दैट इज इक्वल टू k थीटा करते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया हमको, ये मिल जाएगा x बाई m दैट इज इक्वल टू k kp अपॉन 1 प्लस kp, KP अपॉन 1 प्लस KP, या अगर इसी को K को हम लोग क्या कहते हैं, K डैश कह दें तो ये हो जाएगा कितना, K डैश P अपॉन 1 प्लस KP, इसको रिलेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ये हो गया रिलेशन नंबर 3। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे, देखो P अपॉन x बाई m, P upon x by m that is equal to 1 upon k dash into 1 upon k dash plus करें इनको में 1 upon k dash plus कितना बचेगा यहाँ पे, k upon k dash into p, इसको रीअरेंज किया जा सकता है। तो ये एक रिलेशन है जिसको लैंगम्यूर ने बताया, और लैंगम्यूर ने क्या कहा कि इस रिलेशंस के आधार पर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी गैस जो है वो एब्जॉर्ब कराई जा सकती है किसी भी एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर, और किस रेट से एब्जॉर्ब हो सकती है। इसके साथ साथ हम लोग रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेट से किसी भी सरफेस पर गैसेस जो एब्जॉर्ब है वो डिसॉर्ब होगी, और उसके लिए हमें कितने प्रेशर की या टेम्परेचर की आवश्यकता हो सकती है। तो ये चीजें जो है वो लैंगम्यूर के आइसोथर्म से क्लियर हो गई थी। अभी एक चीज और अगर हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है, बता लेते हैं इसको, जरा जो थर्ड इक्वेशन को देखा जाए, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन किसके बराबर आ रहा है, देखो P अपॉन x बाई m that is equal to 1 upon k dash plus k upon k dash into कितना p। तो जरा देखें क्या ये स्ट्रेट लाइन गैस फॉर्मूले के बराबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है,
यानी y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के इक्वल है। y इक्वल टू सी प्लस किसके इक्वल है? mx के इक्वल है। y इक्वल टू mx प्लस c होता है तो c प्लस mx के इक्वल है। तो अगर हम लोग इस पे ग्राफ प्लॉट करें तो क्या ग्राफ प्लॉट हो सकता है? यस ऑफ कोर्स एक ग्राफ प्लॉट हो सकता है। ये एंगल जो होगा वो कितना होगा? थीटा। तो इंटरसेप्ट क्या बताएगा? ये इंटरसेप्ट क्या बताएगा? ये 1/k डैश। इंटरसेप्ट क्या बताएगा? 1/k डैश। ये जो एक्सिस है ये एक्सिस क्या बताएगी? p अपॉन, ये y एक्सिस है तो p अपॉन x बाय कितना? m। ये हो गया। अभी इसका जो स्लोप होगा ये स्लोप क्या बताएगा? स्लोप k अपॉन कितना? k डैश, दैट विल बी इक्वल टू कितना? tan थीटा। tan थीटा के बराबर होता है। तो ये 1/k डैश ये इंटरसेप्ट बताएगा। इंटरसेप्ट 1/k डैश, जबकि y एक्सिस जो होगा वो कितना है? p अपॉन x बाई m। इतनी चीजें क्लियर हो गई। c जो होगा वो इंटरसेप्ट होगा। ये क्या है? ये स्लोप है। k अपॉन k डैश ये स्लोप होगा। तो ये जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया वो किसके किसके बीच में? p अपॉन x बाई m वर्सेस प्रेशर। तो इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ। ये x एक्सिस पे जाएगा जबकि ये किस पे जाएगा? y एक्सिस पे। तो x m x है यानी x एक्सिस पे m है और m कौन है? k अपॉन k डैश और यही स्लोप होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं जो कि किसने बताया था? लैंगम्यूर ने बताया था। तो फटाफट इसको नोट करिए फिर हम लोग देखते हैं अगली चीज। इस पे जल्दी करिए। मिटा लें? मिटाएं? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था इसमें और क्या क्या चीजें शामिल थी। थोड़ा सा इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं जो फ्री अनलिट का आइसोथर्म था इससे, दोनों से। मतलब हम लोग एक इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं दोनों के अंदर। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एक इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो मान लेते हैं, क्या चीज मान लें? कि इनके अंदर जो एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है दैट इज क्या? x बाई m k डैश p अपॉन कितना? 1 प्लस k p। ये चीज हम लोगों ने देखा था। अब अगर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, पहली कंडीशन, इफ प्रेशर इज वेरी हाई। अगर प्रेशर कैसा है? बहुत ज्यादा है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? तो प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 1 प्लस के पी दैट विल बी इक्वल टू कितना? के पी। तो जो रिलेशन मिलेगा वो हमको क्या मिल जाएगा? x बाई m दैट इज इक्वल टू k डैश p अपॉन कितना? के पी दैट इज इक्वल टू कितना? कांस्टेंट। और यही चीज तो हम लोगों ने निकाला था। क्यों? क्योंकि k डैश अपॉन k हमको यहाँ पे मिलेगा और ये इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एट हाई प्रेशर जो इसका फ्री एनलिक्स का था x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p नॉट। ये देखा था हम लोगों ने कि हाई प्रेशर पर जो x बाई m होता है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी x बाई m दैट इज इक्वल टू हो जाता है k। तो x बाई m यानी एब्जॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इज कांस्टेंट। वही चीज जो है वो लैंगम्यूर ने भी दी, अब हाई प्रेशर पर। अब देखते हैं अगला कि जब प्रेशर इज लो, व्हेन प्रेशर इज लो, अगर प्रेशर लो है तो क्या होगा? देन 1 प्लस के पी दैट इज इक्वल टू किसके? 1। तो x बाई m दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k डैश p। और यही चीज तो इसने बताई थी
यही चीज तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स जो फ्री एनरिच ने दिया था उन्होंने भी बताया था कि एट लो प्रेशर x by m is directly proportional to P, यानी x by m that is equal to कितना Kp। ये किसका था? फ्री एनरिच का। अब अगर मॉडरेट हो तो मॉडरेट होगा तो ये रिलेशन रहेगा, तो एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर पर ये रिलेशन मिलेगा। और यही रिलेशन तो किसने बताया था? x by m is directly proportional kp to the power 1 by n, यहाँ पे n जो है वो 0 से 1 के बीच में था, जो फ्री एनरिच ने बताया था। तो ये चीज तो फ्री एनरिच की थी, और उसी चीज का जो मॉडिफाइड फॉर्म था वो था किसने दिया था? लैंगम्यूर ने। और लैंगम्यूर ने जो ये दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग गैसों के प्रेशर को डायरेक्टली ना कहें, बल्कि हमें एडसॉर्बेंट के ऊपर जो सरफेस एरिया है उसको भी रिलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंफर्म हो पाएगा कि किसका एडसॉर्प्शन कितना होगा और कितना डिसॉर्प्शन होगा। ये सारी चीजें देख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या रिजल्ट निकालेंगे? यहाँ पे जो फ्री एनरिच ने बताया था वही चीज यहाँ भी निकला, बस केवल थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। क्या बताया था फ्री एनरिच ने? कि डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। डिग्री ऑफ जो एडसॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की? तो ये सारी चीजें आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म आप लोग प्रिपेयर करिए। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।